हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ग्रामर ब्लॉक्स बाय शैलेश सर। हम लोगों ने रिमूवल टू के बारे में 3 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं हम लोग, और ये चौथा कॉन्सेप्ट आपके बिफोर आपकी समझ में लेकर आया हूँ। तो हमने बताया था कि जब एक सेंटेंस में केवल एडवर्ब टू का प्रयोग हो, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि लिविंग सब्जेक्ट के साथ टू आ जाए, और फिर थर्ड कॉन्सेप्ट मेरा ये था कि जब एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट हो तो 3 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम चौथा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर के आए हैं कि जब एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट के साथ एडवर्ब टू का प्रयोग हो, प्लस प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग हो, प्लस इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हो। ये आज का कॉन्सेप्ट है। आप लोग अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा। मेरा ये है कि जब एक सेंटेंस में टू का प्रयोग हो, अर्थात एडवर्ब टू, प्रीपोजिशन फॉर और प्रीपोजिशन टू, इन्फिनेटिव टू, तो उस सेंटेंस का जो हम रिमूवल टू करते हैं किस तरह करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इस टू को तो हटाकर हम लोगों ने पढ़ा है कि सो का प्रयोग करते हैं, अर्थात एडवर्ब टू को रिमूव करके हम लोग क्या यूज करते हैं, सो, सभी लोग जानते हैं। फिर ये जो फॉर प्रीपोजिशन है इसको क्या करते हैं, इसके तुरंत बाद एग्जैक्ट इस फॉर प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस आता है। चाहे वो अगर प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन बन जाएगा, और अगर कोई मान लीजिए नाउन आता है तो उस नाउन को भी ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा, ना कि उसको नाउन बोला जाएगा। तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस नाउन भी कह सकते हैं। कंफर्म? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब फॉर प्रीपोजिशन के साथ कोई ऑब्जेक्टिव केस आए, एडवर्ब टू हो और इन्फिनेटिव टू हो, कंफर्म हो रहा है ना? आप ध्यान दे रहे हैं ना इस बात पर कि मैं बोल क्या रहा हूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट हो और उस नॉन लिविंग सब्जेक्ट के साथ एडवर्ब टू आया हो, फॉर प्रीपोजिशन हो और हमारा इन्फिनेटिव टू हो। तो इस फॉर प्रीपोजिशन के साथ हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आएगा या फिर कोई नाउन आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ का सब्जेक्ट हमने बताया क्या होगा, नॉन लिविंग। यहाँ का सब्जेक्ट आपका होगा नॉन लिविंग। उसके बाद फिर ये आपका क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट बन जाएगा, नॉन लिविंग सब्जेक्ट प्लस नॉन लिविंग सब्जेक्ट प्लस, इसको आप देख लीजिए, इसे फिगर बना लीजिएगा, मैं क्लियर कर दे रहा हूं एक बार फिर से। तो मैंने बताया कि इस फॉर प्रीपोजिशन के साथ डबल कंडीशंस आएगा। एक तो होगा आपका प्रोनाउन और दूसरा होगा नाउन। तो ये दोनों पोजीशन जो यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन के साथ होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस। नाउन है तो नाउन आ जाएगा, और अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन आ जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर, इस बात को याद रखिएगा कि फॉर के बाद प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रोनाउन को अर्थात ऑब्जेक्टिव केस को हम सब्जेक्ट के रूप में दिखाएंगे, सब्जेक्टिव केस के रूप में दिखाएंगे। पहले हम लोग क्या करते थे कि जब फॉर प्रीपोजिशन नहीं आता था, तो जब क्लास का बंटवारा होता था, क्लास को डिवाइड किया जाता था, तो हम लोग क्या करते थे कि दैट के बाद प्रिंसिपल क्लास का जो सब्जेक्ट होता था, प्रिंसिपल क्लास का जो सब्जेक्ट होता था वही सब्जेक्ट हम लोग सबऑर्डिनेट क्लास का मानते थे, सबऑर्डिनेट क्लास का। ओके, अर्थात मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो दैट के पहले क्लास होता है, मैंने बताया है थर्ड वाले कॉन्सेप्ट में हमने बताया है कि दैट के पहले जो होगा वो प्रिंसिपल क्लास होता है, और दैट के बाद वाला जो सेंटेंस बनता है वो सबऑर्डिनेट क्लास होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दैट एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो दैट एक ऐसा कंजक्शन है, ऐसा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कि या डिपेंडेंट क्लास पर डिपेंड होता है। इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो पहले सेंटेंस पर आश्रित होता है।
इस वजह से दैट जब किसी भी सेंटेंस के बीच में आता है तो वह हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के आ जाने से क्लास का बंटवारा हो जाता है, क्लासिफिकेशन आ जाता है, उसमें डिवाइडेशन हो जाता है। तो जब डिवाइडेशन हो जाता है तो उस दैट के आगे वाला सेंटेंस जो होता है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास होता है, और उसके पहले वाला प्रिंसिपल क्लास होता है। तो इतना आप शायद नोट कर लिए हों। और आगे हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट फार्मूला क्या है, इंग्लिश फार्मूला कि हम किस तरह बनाएंगे। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूं कि फार के बाद जो भी ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आएगा उसको हम क्या माना है, सबऑर्डिनेट क्लास का क्या बना देंगे, एसबीसी क्लास का हम लोग बना लेंगे सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्टिव केस में ट्रांसफर कर देंगे। फॉर प्रीपोजिशन हट जाएगा। फॉर को क्यों हटा देंगे, क्योंकि जब वह ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आपका बन जाएगा सब्जेक्ट केस, तो एक वन लाइन ग्रामर रूल है कि किसी भी सब्जेक्टिव केस को प्रीपोजिशन फॉर की जरूरत नहीं होती है जब वह एक सब्जेक्ट का काम करता है तब। ये लर्निंग पॉइंट है, ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड, प्लीज टेक केयर माय वर्ड्स व्हाट आई एम टेलिंग टू द पर्सन टाइम बिफोर ऑन द व्हाइट बोर्ड, प्लीज टेक केयर। तो फॉर के बाद जो आपका प्रोनाउन आएगा किस केस में कर लेना है, सब्जेक्टिव केस में कर लेना है। फॉर प्रीपोजिशन हट जाएगा और वह ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, दैट में। फार्मूला स्टार्ट करते हैं। तो फार्मूला क्या है, सबसे पहले हमारा आएगा क्या, नॉन लिविंग सब्जेक्ट, इसको मिटा दे रहा हूं, हाँ बिल्कुल, हमारा हो जाएगा नॉन लिविंग सब्जेक्ट प्लस इसके साथ जो वर्ब होगा इज, एम, आर, वाज, वेयर। ठीक, अब इसके तुरंत बाद आएगा क्या, टू को रिमूव करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सो मिल जाएगा। सो के बाद आपका जो एडजेक्टिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म एडजेक्टिव आएगा बेटा, कंपैरेटिव फॉर्म एडजेक्टिव डोंट यूज एंड सुपरलेटिव फॉर्म एडजेक्टिव डोंट यूज, क्योंकि ये जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करता है। एडजेक्टिव प्लस दैट, दैट के बाद फिर आपका हो जाएगा क्या, फिर से जो यहाँ का ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगा, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, फॉर के साथ जो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगा उसको हम चेंज करेंगे, चेंज्ड इनटू सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन प्लस यहाँ की वर्ब देखना, अगर इज, एम, आर अर्थात प्रेजेंट टेंस है तो मैंने हमेशा बताया है कि अगर इधर प्रेजेंट टेंस है तो इधर कैन नॉट, और अगर इधर वाज वेयर है अर्थात पास्ट टेंस है, प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो हम इधर क्या कर देंगे, कुड नॉट, प्लस बी की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्यों सर, एक बात मुझे बताइए कि कैन के साथ और कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म क्यों की जाती है, वन लाइन ग्रामर है, वंस रूल है, बोला क्या गया है कि किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा, हर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ विद ऑल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज द हेल्पिंग मेन वर्ब बेस फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, इसके बाद जो वर्ड होगा उसको हम लोग सबमिट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के अनुसार देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल आप लोग रोल जो है नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर इंग्लिश फार्मूला है, जब नॉन लिविंग सब्जेक्ट हो उसमें एडवर्ब टू का प्रयोग हो, फॉर प्रीपोजिशन हो, इसके साथ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हो, और उसके बाद फिर आपका इन्फिनिटिव टू हो। ये है आपका कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4। इस कॉन्सेप्ट में आप लोग हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर फॉर प्रीपोजिशन है तभी ये फार्मूला यूज करिएगा, नहीं तो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया है, हमने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट एंड थर्ड कॉन्सेप्ट, और आज जो आज चल रहा है वो है आपका चौथा कॉन्सेप्ट। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा, प्लीज आप उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल आप नोट कर लिए होंगे शायद जी। एग्जाम्पल है द होमवर्क, द होमवर्क, इसको बिठा दे रहा हूं पूरा, आप लोग नोट कर लिए होंगे। द होमवर्क was too difficult, the homework was too difficult for me to solve। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल है आपके लिए।
क्या एग्जाम्पल है कि द होमवर्क वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। यह होमवर्क वाज टू इतना कठिन था, डिफिकल्ट मतलब कठिन था, फॉर मी मेरे लिए, टू सॉल्व हल करने के लिए, अर्थात कि ये इतना कठिन था कि मैं इसको हल नहीं कर सकता था। तो अब इसको ट्रांसफर करेंगे किसमें, रिमूव टू करेंगे। तो फार्मूला आप लोग लर्न किए हैं, नोट भी किए हैं। तो पहले क्या आएगा, पहले बोला है नॉन लिविंग सब्जेक्ट द होमवर्क, द होमवर्क, होमवर्क के साथ वर्ब कौन सा है, इज एम आर तो है नहीं, वाज है। तो वाज स्टूडेंट्स कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। जब पास्ट टेंस है तो उधर सबऑर्डिनेट वाले क्लास में क्या आ जाएगा, वाज सो डिफिकल्ट, कुड नॉट आ जाएगा ना उधर वाले क्लास में, वाज सो डिफिकल्ट। यहां तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बाकी आगे क्या है, फॉर मी है। तो फॉर जब इसके साथ आया हुआ प्रोनाउन अपना सब्जेक्ट रूप ले लेगा तो इसका काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा, अर्थात इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन फॉर एंड प्रीपोजिशन टू ऑब्जेक्टिव केस के लिए होता है। तो सो डिफिकल्ट फॉर मी है, मी का सब्जेक्ट केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दैट, दैट के बाद क्या था रूल में, क्या था, वही ऑब्जेक्टिव केस जो फॉर के साथ है उसको किस में बना देंगे, सब्जेक्ट केस में। आई यहाँ पर वाज है, पास्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, आई कुड नॉट, आई कुड नॉट सॉल्व, आई कुड नॉट सॉल्व